बाहुबली पकोड़े बेचने वाली बहू। संध्या दिल्ली शहर में पकोड़े बेचने का काम किया करती थी और उसका पति एक फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी किया करता। वो अपने दोनों बच्चों राजू और कमल को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी, जिस वजह से वो दोनों ही बहुत मेहनत किया करते ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई पर किसी भी तरह का कोई असर ना हो। ऐसे ही एक दिन संध्या बाजार में खड़े होकर पकोड़े बेच रही थी और उसके पास एक ग्राहक ने आकर कहा, बहन जी क्या बात है, कल आपने ठेला नहीं लगाया था? मैं आपसे पकोड़े खाने के लिए आया था, फिर मुझे किसी और के ठेले से पकोड़े खरीद कर खाने पड़े। हाँ भाई साहब, कल मेरी बेटी थोड़ी सी बीमार थी, इसीलिए मैंने पकोड़े का ठेला नहीं लगाया। बताइए आज आपके लिए कितने के पकोड़े लगा दूं? अरे नहीं बहन जी, मैं तो बस समाचार पूछने के लिए रुक गया था। कल ही पकोड़े खाए हैं, अब रोज रोज पकोड़े खाऊंगा तो शरीर का वजन बढ़ जाएगा। वो ग्राहक ये बोलकर चला जाता है। संध्या अब ये बात सुनकर उदास हो जाती है और खुद से कहती है, अरे धत तेरी की, मुझे तो लगा था ये ग्राहक पकोड़े खाने आया है, लेकिन ये तो यहाँ मुझसे गप्पे लड़ाने के लिए आया था। कोई बात नहीं, अभी भी पूरा दिन पड़ा है, ग्राहक भी आते ही होंगे। संध्या ऐसे ही ग्राहकों के आने का इंतजार करती है, लेकिन सुबह से शाम तक उसके पास 2-3 ग्राहक ही आते हैं। अब संध्या बहुत उदास हो गई थी और निराश भी। वो अपना ठेला लेकर घर आ जाती है। उसके बच्चे राजू और कमल उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों ही उसे गले से लगाकर कहते हैं, माँ आज तो आपको आने में बहुत देर हो गई, वैसे तो आप समय पर आ जाती हैं। आज आप यहाँ नहीं थी तो दादी ने हमें खाना बनाकर खिला दिया। अब आप भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, दादी ने बहुत अच्छे राजमा चावल बनाए हैं। तभी संध्या की सास कमरे में से निकल कर आती है और संध्या ने उसे देखकर कहा, माँ जी मैं आकर खुद खाना बना लेती, आपको इस उम्र में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो? नहीं बहू, तू अकेले कितना कुछ संभालती है, अगर मैं सारा काम तुझसे करवाऊंगी तो तेरी तबीयत खराब हो सकती है। अब से रोज रात का खाना मैं ही बना लिया करूंगी, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। वैसे भी ये सब तू राजू और कमल के भविष्य के लिए ही तो कर रही है। थोड़ी ही देर में संध्या का पति मनोज भी थका हारा घर वापस आता है और आते ही कहता है, भाई साहब आज तो घर पर आकर सुकून मिल गया। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। मालिक 10,000 की तनख्वाह में खून चूस लेता है और फिर रोज शाम को एक ही बात बोलता है कि तुम सारा दिन आखिर करते ही क्या हो। कोई बात नहीं जी, यही तो जिंदगी है, ये सब तो चलता ही रहता है। आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए, कल हमें फिर से रोज की भाग दौड़ में भी लगना है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। संध्या जहाँ रोज अपने पकोड़े का ठेला लगाया करती, तो वहीं मनोज अपनी फैक्ट्री में काम के लिए जाया करता। एक दिन संध्या जब अपने ठेले पर खड़े होकर पकोड़े बेच रही थी, तभी उसकी नजर उसके सामने नए खुले हुए ठेले पर जाती है। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, बाहुबली डोसे वाला। अब ये क्या नया बला है, बाहुबली डोसा, ऐसा नाम तो मैंने कभी भी नहीं सुना। तभी संध्या के ठेले पर पकोड़े खाने के लिए आए हुए ग्राहक आते हैं और कहते हैं, अब बहन जी आपने बाहुबली डोसे के बारे में नहीं सुना क्या? आजकल सभी ठेले वाले जो भी बेचते हैं उसे बड़े आकार में बनाकर रख देते हैं और उसके नाम के आगे बाहुबली लगा देते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हो जाए। और कुछ लोग तो अपने व्यंजनों को बेचने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी रखते हैं। अरे वाह भाई साहब, ये तो अपने व्यंजनों का प्रचार बहुत अच्छा तरीका है करने का। इससे तो ग्राहक बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लोग नाम से ही इतने आकर्षित हो जाते हैं कि ठेले पर आने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। अरे बहन जी, आजकल तो प्रचार का ही जमाना है, हम जितना अच्छा प्रचार करते हैं हमारा काम उतना ही अच्छा चलेगा। अरे तभी तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां टीवी पर ऐड चलाती हैं। अब संध्या ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद में उसके मन में ख्याल आता है कि वो भी अपने पकोड़े के ठेले पर बाहुबली पकोड़ा रखेगी, जिसका नाम सुनकर ग्राहक आकर्षित होंगे और उन्हें थोड़ा मुनाफा होगा। संध्या अपने ठेले पर खड़े होकर खुद से कहती है, अगर मैं किसी भी तरह एक बाहुबली पकोड़ा बना दूं और उसे खाने के लिए इनाम भी रखूं और उस पकोड़े की कीमत भी अच्छी रखूं, अगर 10 लोग भी उस पकोड़े को खा लेंगे और 8 लोग नहीं खा पाएंगे, तो मुझे ज्यादा पैसे दे जाएंगे और मुझे खुद ब खुद मुनाफा हो जाएगा। अब संध्या ने सोच लिया था कि वो भी अपने ठेले पर बाहुबली पकोड़ा रखेगी। संध्या ने अब बिना किसी देरी के बहुत सारी सब्जियों को काटा और बहुत सारा बेसन घोलकर तैयार कर लिया। उसके बाद एक बड़ा सा पकोड़ा तलने लगी। तभी उसके ठेले पर अमित और सुमित नाम के 2 भाई आए और कहने लगे,
अरे संध्या दीदी, आप इतना बड़ा पकोड़ा क्यों तल रही हो? इतना बड़ा पकोड़ा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। दीदी, लगता है आप भी बाहुबली पकोड़े बनाने के बारे में सोच रही हो। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। अब से मैं अपने ठेले पर बाहुबली पकोड़ा बेचा करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन दीदी, अगर मैंने खा लिया तो 200 रुपए लूंगा पूरे। और उसकी कीमत भी सिर्फ 100 रुपए है। और जो भी इसे खाएगा मैं उसे 200 रुपए का इनाम भी दूंगी। हाँ भाई, अगर तुमने बाहुबली पकोड़ा खा लिया तो मैं तुम्हें पूरे 200 रुपए दूंगी। जिसके बाद संध्या अमित को बाहुबली पकोड़ा दे देती है। अमित भी बहुत हिम्मत करके वो बाहुबली पकोड़ा पूरा खा जाता है। ये देखकर संध्या ने अपने मन में कहा, हे भगवान, ये ग्राहक तो सच में पूरा पकोड़ा खा गया। कुछ कमाया नहीं मैंने, और 100 रुपए का नुकसान हुआ वो अलग। लगता है मैं बाहुबली पकोड़ा कभी नहीं बेच पाऊंगी। संध्या के चेहरे पर उदासी थी, और संध्या के चेहरे की उदासी देख अमित संध्या को सलाह देता है। हाँ तो बहन जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। अगर आपको बाहुबली पकोड़े बेचने ही है तो पकोड़ों का साइज थोड़ा सा और बड़ा रखना होगा, और उसके अंदर हल्का तीखा भी बढ़ा दो। अगर आप इतने स्वादिष्ट बाहुबली पकोड़े बनाएंगे तो कोई भी आसानी से खा लेगा ना, समझे कि नहीं? अमित ये बोलकर अपने भाई सुमित के साथ वहाँ से चला जाता है। संध्या को अमित की बात बहुत अच्छी लगती है, और उन दोनों के जाने के बाद संध्या ने खुद से कहा, वो ग्राहक ठीक बोलकर गया है। मुझे इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरा 100 रुपए का नुकसान हो गया तो क्या हुआ, हो सकता है पूरे दिन में मेरा फायदा भी हो जाए। अब संध्या 2 तरह की पकौड़ी बनाती है। एक तो साधारण पकौड़ी जो वो बेचा करती, और एक बाहुबली पकोड़ा जो साइज में बहुत बड़ा था। उसके अंदर ज्यादा नहीं लेकिन हल्का तीखा कर देती है। थोड़ी ही देर में संध्या के ठेले पर फिर से ग्राहक आ जाते हैं, और एक औरत ने कहा, मुझे तो ये चैलेंज बहुत पसंद है। जरा बताओ तो संध्या बहन, ये बाहुबली पकोड़ा कितने का है और खाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे? संध्या ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद उस महिला को कहा, बहन जी, ये एक पकोड़ा 300 रुपए का है। अगर आपने इसे खा लिया तो मैं आपको 100 रुपए दूंगी, और आपको पकोड़े के भी पैसे नहीं देने। लेकिन ये पकोड़ा आपको 2 मिनट के अंदर खत्म करना होगा। ठीक है ठीक है, वैसे भी एक पकोड़ा खाने में क्या जाएगा मेरा। ये एक पकोड़ा कम से कम 1 किलो का है, मैं खा लूंगी, मुझे चुनौती मंजूर है। अब संध्या उस औरत को पकोड़ा दे देती है। औरत पकोड़ा खाना शुरू करती है। कम से कम आधा पकोड़ा तो उसने बड़े आराम से खा लिया, लेकिन बचा हुआ आधा खाने में उसकी सांस फूल गई। वहाँ खड़े सभी लोग उस औरत के लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि उस औरत ने पकोड़ा खाने की कोशिश जो की थी। अब वो औरत पकोड़े खाकर 300 रुपए देकर चली जाती है। संध्या भी 300 रुपए पाकर खुश थी। तभी वहाँ खड़े हुए बाकी ग्राहकों ने भी बाहुबली पकोड़ा खाने की कोशिश की। पूरे दिन में संध्या ने 100 बाहुबली पकोड़े बेचे, जिसमें से 2 लोगों ने उस पकोड़े को खत्म कर दिया। फिर संध्या को मुनाफा ही हुआ था, जिसे देखकर उसने कहा, चलो शुक्र है मेरी ये तरकीब काम कर गई। बाहुबली पकोड़ा बेचकर मुझे फायदा हुआ। अगर मैं ऐसे ही रोज बाहुबली पकोड़ा बेचूंगी तो मैं गांव में मशहूर हो जाऊंगी, और मेरी आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। फिर राजू और कमल की पढ़ाई में भी कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाऊंगी। अब संध्या ऐसा ही करती है। वो रोज सुबह अपना ठेला लगाया करती, कुछ सामान्य पकोड़े बनाती और कुछ बाहुबली पकोड़े आधे तलकर उन्हें रख दिया करती। जैसे ही कोई ग्राहक चुनौती खेलने के लिए तैयार होता, संध्या उसे बाहुबली पकोड़ा तलकर प्रतियोगिता के बारे में देकर बता देती। कुछ ग्राहक उत्सुक होकर प्रतियोगिता में भाग लेते, कुछ जीत जाते तो कुछ हार जाते। संध्या को धीरे धीरे मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में बाहुबली पकोड़े वाली बहू के नाम से मशहूर हो गई। इशरत का बेटा रजीम एक हिंदू लड़की जिसका नाम नेहा था, उसे बहुत प्यार किया करता था। नेहा और रजीम दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, इसीलिए रजीम नेहा के बारे में अपनी अम्मी से बात करता है। अम्मी जान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो। अम्मी जान, आप ना हमारे निकाह के लिए ना एक लड़की ढूंढ रही हो, तो हम ये चाहते हैं आप हमारा निकाह उस लड़की के साथ करवाएं जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो ये बात है। मतलब हमारे बेटे को किसी लड़की से प्यार हो गया है। पर कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी मोहब्बत स्वीकार है।
एक बार नाम तो बताओ, क्या नाम है उस लड़की का? अम्मीजान, बात ये है ना कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो एक हिंदू है और एक अनाथ भी, और उनका नाम नेहा है। अरे तुम एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करते हो? अरे मैं चाह कर भी तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करवा सकती, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। अगर तुम्हारे अब्बू को पता चला तो वो तुम्हें काट कर फेंक देंगे। अम्मीजान, हम नेहा से मोहब्बत करते हैं, उसके लिए एक बार क्या हम 100 बार कटने को तैयार हैं, लेकिन हम निकाह करेंगे तो उन्हीं के साथ करेंगे। देखो बेटा, अभी जो तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में ऐसा होना जायज है, पर तुम बड़ों की बात को समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारी अम्मी हैं और हम जानबूझकर तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो आगे चलकर तुम्हें तकलीफ दे। बात को समझने की कोशिश करो बेटा, अभी भी वक्त है। उस लड़की को मना कर दो, वैसे भी उसके माँ बाप नहीं है, और ऐसे किसी अनाथ लड़की को घर लाना हमें कुछ सही नहीं लग रहा। अम्मीजान, खुदा के लिए आप मान जाइए, अरे जिद को छोड़ दीजिए। नहीं बेटा, हमें माफ करो, हम चाह कर भी उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। अपनी अम्मी की बातें सुनकर रजीम उदास हो जाता है और वो नेहा से मिलने पार्क में जाता है। देखिए नेहा जी, हमको तो लगता है हमारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हम चाहते हैं आप हमारे साथ भागकर शादी कीजिए। बात को समझने की कोशिश करो। भागकर शादी करने का मतलब है समाज में माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़वाना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे माता पिता को ये सब सहना पड़े। देखिए तो आप कितनी तहजीब वाली है। आप हम दोनों से पहले और हमारी मोहब्बत से पहले हमारे अम्मी जान और अब्बू जान के बारे में सोच रही हैं। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। अब हम शादी करेंगे ना तो आपके साथ ही करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा भी यही चाहता है। पर राजिम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती हूँ। देखिए, आप हमारे जज्बातों को समझने की कोशिश कीजिए, हम आपके बिना नहीं रह सकते। घर वालों को मनाने के बावजूद रजीम के परिवार में कोई हिंदू को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। रजीम अपने परिवार वालों को बहुत समझाता है, लेकिन कोई भी उसके परिवार में हिंदू लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है, जिस वजह से रजीम नेहा से मजबूरन कोर्ट मैरिज कर लेता है और एक रेंट पर घर लेकर वहाँ पर रहने लगता है। नेहा जी, हम आधी किलो दाल और आधी किलो चावल लेकर आए हैं। हमारे पास इतने ही पैसे थे। आप एक काम कीजिए, इससे खिचड़ी बना दीजिए, हम वही खा लेंगे। अरे पर घर में नमक, हल्दी, तेल कुछ भी नहीं है। अगर बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी खिचड़ी? अच्छा आप रुकिए, हम अभी हल्दी और नमक लेकर आते हैं। रजीम पास की दुकान से हल्दी नमक खरीद कर ले आता है, जिसके बाद नेहा अपने और रजीम के लिए खिचड़ी बना देती है। दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह नेहा घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी उसे बर्तन धोने का और कपड़े धोने का साबुन कहीं भी नहीं मिलता है। तभी वो रजीम से बोलती है, मुझे पता है कि अभी हमें अपने घर गृहस्थी जमाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, पर सच्चाई तो ये है कि मेरा मन कभी कभी घबराता है। कहीं तुम हमारी ऐसी बुरी स्थिति देखकर मुझे छोड़कर न चले जाओ। ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपको क्या हो गया है? अरे हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तभी हमने आपसे निकाह किया है। ऐसे कैसे हम आपको छोड़ सकते हैं? आप हमें ये बताइए, आपको क्या चाहिए? घर में क्या नहीं है जो आपको चाहिए? बताइए, हम ला कर देंगे आपको। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बर्तन कैसे धोऊं। घर में ना तो बर्तन धोने के लिए साबुन है और ना ही कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर। अरे कोई बात नहीं, आप ना फिक्र मत कीजिए, हम अभी लेकर आते हैं। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। दोनों जैसे तैसे अपना जीवन जी रहे होते हैं। देखते ही देखते 10 से 20 दिन निकल जाते हैं, तो वहीं रजीम की अम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसे अपने बेटे के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। या अल्लाह, ऐसा कौन सा पाप किया था हमने जो हमारा बेटा हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। हमें उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और हमारी औलाद छोड़कर हमें जा चुकी है। हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम एक काम करते हैं, अब हम खुद अपने बेटे के सामने झुक जाते हैं और ना चाह कर भी अब हम उसे सभी के सामने स्वीकार कर लेंगे। हम अपने बेटे से दूर नहीं रह सकते। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया था। जैसे तैसे दोनों पति पत्नी अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन रजीम की अम्मी
अपने बेटे से फोन करके कहती है। अब तुमने जो कदम उठा लिया उसे तो हम बदल नहीं सकते, परंतु इतना कह सकते हैं कि घर वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना ये घर सूना सूना सा लगता है। और हाँ, अपने साथ साथ नेहा को भी लेकर आ जाना। हम उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। अम्मी जान, आप सच कह रही हैं? अम्मी जान, आपको नहीं पता, आपने हमें ना खुश कर दिया है। हम नेहा को बताते हैं, वो भी खुश होगी। ठीक है, अब तुम दोनों आपस में बातचीत कर लो, उसके बाद कल सुबह ही यहाँ आ जाना। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन रजीम नेहा को लेकर अपने घर जाता है। अपना ससुराल देख नेहा बहुत खुश होती है। तभी इशरत नेहा को एक कमरे में बुलाती है और बोलती है। वैसे तो तुम्हारे माता पिता है नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम अनाथ हो, फिर भी तुम अपना खर्चा कैसे चलाती थी? तुम काम करती थी क्या? वो मैं एक मंदिर में साफ सफाई का काम करती थी और मंदिर में आने वाले जितने भी भक्त थे वो लोग मुझे दान में जो कुछ भी दे देते थे, उसी से मैं अपना खर्चा चलाती थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम नॉनवेज खाती हो? नहीं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। अब अगर तुमने एक मुस्लिम परिवार में बहू बनने का फैसला ले ही लिया है तो तुम्हें हमारे बारे में पता तो होना ही चाहिए ना। हमारे घर में आए दिन नॉनवेज बनता है, तो क्या तुम हमारे लिए नॉनवेज बनाने को तैयार हो? माफ करिएगा, वो मैंने कभी नॉनवेज बनाया नहीं है। बनाया नहीं है तो सीख जाओ ना, आखिर दिक्कत ही क्या है? ठीक है, मैं आप लोगों के लिए नॉनवेज बनाने के लिए भी तैयार हूँ, तो बताइए क्या बनाना है। एक काम करो, आज मछली चावल बना दो। हम सबका बड़ा मन है मछली चावल खाने का। अपनी सास की बात मानकर नेहा किचन में जाती है और सबके लिए मछली चावल बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद नेहा मछली चावल बनाकर अपने सभी परिवार वालों को खिलाती है। सभी को नेहा के हाथ के मछली चावल बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद नेहा की सास खुशी खुशी उसे शगुन देते हुए बोलती है। सच में खुदा ने तुम्हें बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। सुंदरता के साथ साथ गुण में भी बहुत निपुण हो तुम। बहुत ही स्वादिष्ट मछली चावल बनाए हैं तुमने। अब से तुम्हारी रसोई में हमेशा मछली चावल बनेगा। शुक्रिया अम्मी जान, बस आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इस तरह से एक मुस्लिम परिवार को अपने हिंदू बहू के हाथ के मछली चावल बहुत पसंद आते हैं। नेहा आए दिन अब अपने ससुराल वालों को मछली चावल बनाकर खिलाती है और इसी तरह पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। आनंदी और चेतन की शादी हुए लगभग 2 साल हो गए थे। दोनों पति पत्नी का रिश्ता बेहद अच्छा चल रहा था। आनंदी की सास सोनम उससे बहुत प्यार करती थी। सब सही था, बस इन सब में कुछ गलत था तो वो था आनंदी का छोटा भाई मुकुल, जो हर दूसरे तीसरे दिन ही अपनी बहन के ससुराल आया रहता था। इस बात से परेशान होकर एक दिन सोनम चेतन से कहती है। चेतन बेटा, आनंदी बहू में तो कोई कमी नहीं है, हर गुण में अच्छी है, लेकिन उसका ये भाई यह क्यों थाली के बैंगन की तरह इधर उधर लुढ़कता रहता है। ऐसा लगता है कि अपनी बहन के साथ दहेज में आ गया ये। वो अपने घर से ज्यादा अपनी बहन के ससुराल में पड़ा रहता है। बेटा, इस दहेज में लाई साले का तू कुछ कर, वरना ऐसा ना हो कि वह पूरा हक जमा कर हमारे घर में बस जाए। हाँ माँ, मैं आनंदी से इस बारे में बात करूँगा। चेतन और सोनम इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ मुकुल आ धमकता है और उसे देखते ही चेतन और सोनम का मुंह बन जाता है। तभी आनंदी वहाँ आती है और मुकुल से बोलती है। अरे भाई, आ गया तू? आजा, खाना बन गया है, खाना खा ले। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आया हो। मेरी बहन ने खाना बनाया और उसी टाइम पे मैं आ गया। दीदी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, मुफ्त का राशन पड़ा हुआ है ना जो खाने बैठा है। खा खा, तू भी खा। अरे आंटी जी, कुछ कहा क्या आपने? ओह सॉरी, मैं तो नमस्ते करना भूल गया। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। इतना कहने के बाद मुकुल फटाफट से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, जिसके बाद सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मुकुल बहुत ही ज्यादा मुंहफट और किसी के भी काम में दखल अंदाजी करने वाला इंसान था। फिर चाहे वो सोनम की पड़ोसन के साथ बैठकर चुगली की आदत हो या जीजा के ऑफिस का काम हो या फिर उसका पर्सनल टाइम हो, मुकुल को हर जगह अपनी नाक घुसानी होती थी। ऐसे ही एक दिन आनंदी और चेतन
बाहों में बाहें डाले एक दूसरे को किस करने जा ही रहे होते हैं कि तभी मुकुल अचानक से उनके कमरे का दरवाजा खोल देता है, जिसे देख चेतन को गुस्सा आता है और वह बोलता है। अरे मुकुल, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए, इतना भी नहीं पता तुम्हें? ओह सॉरी सॉरी, अब मुझे नहीं पता था आप लोग किस कर रहे हैं। अब मेरा मतलब है कि आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब कम से कम बोलने लगो तो सोच तो लिया करो, क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या काम है, क्यों आए हो? वो मुझे दीदी से कुछ काम था, अगर आप लोगों का खत्म हो गया हो तो मैं दीदी को लेकर जा रहा हूँ। चलो दीदी। अरे शुरू ही कहाँ हुआ था जो खत्म हो जाएगा। आनंदी कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपने भाई के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। तभी चेतन बोलता है। इस साले ने सच में मेरा दिमाग खराब कर रखा है। इस दहेज में आए साले को वापस मायके ना पहुंचा दिया ना तो मेरा नाम भी चेतन नहीं, जब देखो बिन बादल बरसात की तरह टपक पड़ता है। तमीज नाम की ऊपर से कोई चीज नहीं है इसमें। इतना कहकर चेतन अपने कामों में लग जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। जहाँ पहले मुकुल कुछ दिनों के लिए आया जाया करता था, लेकिन अब तो वो अपनी बहन के ससुराल में परमानेंट फिक्स होकर बैठ गया था। ऐसे ही एक दिन रात को जब आनंदी और चेतन अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी मुकुल जोर से चिल्लाता हुआ उनके कमरे में घुस जाता है और बोलता है। दीदी, जीजा, मैंने ना एक बहुत ही डरावनी पिक्चर देखी। भूत वाली मूवी का नाम था मैं तेरा खून पी जाऊंगी। उसमें भूतनी कहती थी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तुझे जान से मार दूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आप लोगों के साथ ही सोऊंगा। मुझे प्लीज यहाँ सोने दो। मुकुल, तुम्हें पहले पिक्चर देखने की जरूरत ही क्या थी, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें इतना ज्यादा डर लगता है। खैर कोई नहीं, आओ तुम सोफे पे सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, सोफे पे नहीं सोऊंगा। सोफे पे सोया और वो भूतनी आके मुझे उठा के ले गई तो नहीं नहीं, मैं तो आप दोनों के बीच में ही सोऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे सोने दो ना, मुझे अकेला नहीं सोना है। आओ आओ, घुस जाओ हमारे बीच में, यहीं बैठ जाओ। आप गुस्सा मत कीजिए ना, कोई बात नहीं। डर गया होगा बेचारा, एक ही रात की तो बात है, हम सुला लेते हैं, क्या हो जाएगा। अरे यार आनंदी, इस दहेज में आए साले से मैं परेशान हो गया हूँ। अरे अरे, हमारी भी तो कोई प्राइवेसी है ना। मैं समझ सकती हूँ, एक ही रात की बात है, एडजस्ट कर लेते हैं। अरे आप लोग क्या आपस में बातें किए जा रहे हो? मुझे नींद भी आ रही है, सोने दो ना मुझे। इतना कहकर मुकुल फटाफट से बेड के बीचों बीच सो जाता है और उसके बाद एक तरफ आनंदी और एक तरफ चेतन सो जाते हैं। मुकुल की ये सारी हरकतें चेतन अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर सोनम का तो सिर ही घूम जाता है। और एक दिन सोनम आनंदी से कहती है। आनंदी बेटा, तू अपने भाई को समझाती क्यों नहीं है? अरे अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, उसे कोई काम धंधा करना चाहिए। कब तक ऐसे ही अपनी बहन के ससुराल में रहेगा? अरे मैंने मुकुल से कहा था कि वो नौकरी ढूंढ ले, और वो ढूंढ भी रहा है, लेकिन मिल ही नहीं रही है। अब क्या ही करे बेचारा, उसे जैसे ही नौकरी मिलेगी वो यहाँ से चला ही जाएगा। बेटा तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर और जितना जल्दी हो सके अपने भाई को घर भेज दे अपने, वरना ऐसा ना हो कि तेरे भाई के कारण तेरा रिश्ता खराब हो जाए। अपनी सास का इशारा आनंदी समझ जाती है और सोनम वहाँ से चली जाती है। आनंदी को समझ आने लगा था कि मुकुल की हरकतों से अब सभी बहुत परेशान हो रहे हैं, साथ ही उसकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो रही है, जिस वजह से आनंदी को अपने ससुराल में आए अपने भाई को अब परमानेंट ही बाहर निकालना होगा। ऐसे ही आनंदी एक दिन फोन करके अपनी दूर की ननद माधुरी को बुलाती है। माधुरी बहुत ही ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थी। माधुरी जैसे ही घर में आती है तो उसे देखकर मुकुल के दिल में प्यार के फूल खिल जाते हैं और माधुरी भी मुकुल को अपनी अदावत में फंसा लेती है और उससे झूठे प्यार का नाटक करती है। ऐसे ही एक दिन मुकुल माधुरी से बोलता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करोगी मुझसे? शादी? और तुमसे? कभी भी नहीं। पर क्यों, क्या कमी है मुझ में? अरे इतना अच्छा दिखता हूँ यार। तुम में अच्छा ही क्या है, पहले वो तो बताओ ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारा खुद का क्या स्टैंडर्ड है? तुम सारा दिन बस अपनी बहन के ससुराल में पड़े रहते हो, मुफ्त का राशन खाते हो और अपने जीजा के पैसे पर मौज करते हो। इससे ज्यादा क्या पहचान है तुम्हारी? असली मर्द तो वो होता है ना जो खुद के दम पर खड़ा हो, जो अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखे, एक अच्छी जॉब करे। अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो ना तो ही मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना तो मेरे बारे में सोचना भी मत। और बाय द वे, मेरे पीछे ना लड़कों की लाइन लगी हुई है,
माधुरी की बातें सुनकर मुकुल को झटका लगता है। कुछ दिनों बाद माधुरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी कही बातें मुकुल के दिल पर छाप छोड़ जाती हैं। जिसके बाद मुकुल अपना सारा सामान पैक करके हॉल में पहुँचता है, जहाँ चेतन, आनंदी, सोनम तीनों बैठे थे। मुकुल के हाथों में सामान देख आनंदी बोलती है, मुकुल तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ दीदी, मैं घर वापस जा रहा हूँ। वहाँ काम करूँगा और काम करने के बाद अपनी खुद की पहचान बनाऊंगा। यहाँ कब तक रहूंगा? अरे अरे क्या 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 क्या, क्या बोला? साले साहब वापस जा रहे हैं? अरे अरे क्या बात है, दहेज में आए साले साहब वापस मायके चले? अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा। अरे जीजा, आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि सच है। और हाँ, मैंने जो कुछ भी किया ना आप लोगों के साथ, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। आपको बहुत परेशान किया मैंने। और आंटी जी, आप भी माफ कर दीजिएगा, आपको भी बहुत तंग किया है मैंने। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या हो गया था, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, जैसे बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था मैं। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है, अकल आ चुकी है मुझे। अब मैं खुद की पहचान बनाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत कामयाब बनूं। इतना कहकर मुकुल सभी का आशीर्वाद ले वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद आनंदी सारी सच्चाई सबको बताती है और इस तरह दहेज में आए हुए साले से आनंदी के ससुराल वालों को छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।